आप सभी को फिर से भारती आर्ट्स क्लासेस आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। और जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात्रि 8 बजे आपको ऑब्जेक्टिव्स का आपका लाइव सेशन मिलेगा। अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर आपको वीडियो जो है वो आपका क्वेश्चन और उसका सही आंसर के साथ वीडियो को पर डे अपलोड किया जाएगा। अगर लाइव में इशू नहीं आएगा तो फिर लाइव सेशन को भी शुरू किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में मेडिवल हिस्ट्री में खास करके मुगल साम्राज्य से जो प्रश्न प्रमुख जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। ये 12th बोर्ड लेवल के आधार पर बनाया गया है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? बाबर जो मुगल बादशाह है, मुगल वंश की नींव डाला है। पानीपत के युद्धों में इब्राहिम लोदी को हरा कर करके 1526 में मुगल वंश की नींव डाला। वो भारत आने से पहले वो कहाँ का शासक था? क्या फरगना का शासक था? ये अफगानिस्तान का था, यूनान का था, ये अरब का था? ये आपको बताना है। चलिए बिना देर किए हुए हम बता दें कि बाबर 1494 में ये भारत आने से पहले फरगना नामक एक छोटे से क्षेत्र के ये शासक थे। क्योंकि फरगना राज्य के बारे में बात कर ले तो इससे इनके पहले के जो पिता इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा ने जो बाबर के पिता हुए वही फरगना के शासक थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद ये गद्दी जो है वो 1494 में बाबर संभाला। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगर हम आपको आंसर पहले ही बता रहे हैं तो आप प्रश्न को देख कर करके ऑप्शन को आप वीडियो रोक लीजिएगा, ऑप्शन को बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके बाद अपना कमेंट दीजिएगा, फिर देखिएगा हम उसमें क्या बताएं। अगर कहीं भी मिस्टेक इशू हमसे हो जा रहा है या आपको डाउट है तो आप कमेंट में करिए, अगले वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत में। तो ये याद रखेंगे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है वो दक्षिण भारत में बिताया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक जो है वो बाबर था। चलिए ये तो इजी सा सवाल है, इसलिए डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? ये ध्यान सुनेंगे, 1562, 1564, 1579, 1582। तो अकबर का जो दीन ए इलाही था 1582 में। क्योंकि दीन ए इलाही क्या था? तो सभी धर्मों के विचार को एक तरह के लाना, ये अकबर के द्वारा चलाया गया एक अलग तरह का धर्म था। समझ रहे बात ना, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी लोग आते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य ये है कि अकबर का ये जो प्यारा सा धर्म है ये चल ही नहीं पाया। खैर वो अलग चीजें है। आगे, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। तो ताजमहल का निर्माण तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शाहजहां ने। मुमताज बेगम की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया। ये तो हल्का सा सवाल था। चलिए अगले प्रश्न, बहुत बढ़िया सा प्रश्न आ गया, खूबसूरत सा प्रश्न। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया? ये बताना है आपको। 1563 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1566 ईस्वी में। जल्दी से बताइए आप। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए तिरसठ याद रखेंगे। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे बात को। दीन ए इलाही संबंधित है, मतलब दीन ए इलाही संबंधित है किससे? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से। अभी इस पे चर्चा किए। दीन ए इलाही अकबर चलाया था, कब चलाया था? तो ये आपका 82 में चलाया था, 1582 दीन ए इलाही। चलिए आगे याद रखेंगे, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? थोड़ा फास्ट लगे तो क्वेश्चन देख के वीडियो रोक दीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, फिर आप अपना सोचिएगा आपका क्या आंसर है और जल्दी से वीडियो को ऑन करिएगा, तो फिर हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था ना जी, जब हुमायूं दीन पनाह सीढ़ियों के नामक से गिर गया, बेचारा गिर गया, कुछ दिन में मर गया बीमार ऐसी रह करके। तब उस समय अकबर पंजाब में था और पंजाब के कालानौर में अकबर छोटा था ना, 14 वर्ष लगभग आसपास का था। तो उस समय उसका जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां था। इनको याद रखेंगे। अकबर आगे चल के बैरम खां को ही खान ए खां की उपाधि देता है, यानी खानों का खान।
तो वैरम खां संरक्षक था अकबर का, और ये क्या किया, तुरंत पंजाब के कालानौर में क्या किया कि ईंटा जोड़ जोड़ करके एक बड़ा सा सिंहासन बना दिया, और सिंहासन पर ही इसको बैठा कर करके और राज्य अभिषेक कर दिया, यानी कह सकते हो कि मुगल बादशाह घोषित कर दिया हुमायूं के अगला उत्तराधिकारी। तो 1556 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 1556 में मृत्यु हुआ था, 1556 में अकबर का राज्याभिषेक बना। किसका मृत्यु हुआ था जी? हुमायूं का। हुमायूं का ही तो लड़का है। आगे, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म काबुल में, गंधार में, अमरकोट में, तट्ठा में। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। चूंकि शेर शाह सूरी 1540 में इसको मार के भगाया, 15 वर्षों के लिए निर्वासन कर दिया। किस युद्ध में? बिलग्राम युद्ध में। और 1540 में जो है हुमायूं भागा, 1541 में विवाह कर लिया हमीदा बानो बेगम से, और 1542 में 41 के बाद 42 में अगले साल अमरकोट के महल में, ये राजपूत इलाका में जाकर करके उन्हीं के यहाँ शरण ले लिए थे। 1582 में अमरकोट के महल में अकबर का जन्म होता है। तो ये याद रखेंगे, अकबर का जन्म कहाँ होता है? अमरकोट, कहीं जगह पे उमरकोट रहेगा। ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान सुनेंगे, क्योंकि भारत से तो खरीद के भगा दिया था शेर शाह सूरी। अगला है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो किस मुगल शासक ने, यहाँ पे हो जाएगा आपका सही ऑप्शन अकबर। चूंकि आगे पढ़ाएंगे, कुछ बातें बताएंगे, तो हमेशा के लिए आपको फिट हो जाएगा कि आखिर अकबर सती प्रथा का जो है से कि अकबर सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया है। तो ये याद रखेंगे, अकबर ने सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा आप सब जानते होंगे कि जिस महिला के अगर हस्बैंड, पहले क्या होती थी, महिलाओं को 9 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष में शादी हो जाती थी। 8 साल, 9 साल की कन्याओं को, लड़कियों को शादी हो जाती है, और उनका हस्बैंड जब डेथ कर जाते थे तो 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चियों को उनके पति के चिता पर जिंदा जलना होता था। ये बड़ा जो है से कि अनमानवीय टाइप की प्रथा थी। इस पर अकबर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन फाइनली ये खत्म थोड़ी न हुआ है। चलिए आगे ध्यान सुनेंगे, जजिया कर समाप्ति किस मुगल शासक ने किया? तो जजिया कर की जो समाप्ति है, ये मुगल शासक के बारे में बात कर ले तो वो अकबर था। जजिया कर के समाप्ति किस मुगल शासक ने किया? तो अकबर ने किया। चलिए आगे, अब आपको बताना है जजिया कर के समाप्ति मुगल सम्राट अकबर ने कब किया, क्योंकि आपको पूरा जजिया का इतिहास ही पढ़ाया गया है। और हमारे YouTube पे जब जीके जिसमें जाइएगा तो जजिया का पूरा इतिहास का वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक सब चीज बताया गया है। आगे है, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? 1572, 1573 ईस्वी, 1574, 1575। जल्दी से आप कमेंट करिए। सॉरी, कमेंट तो करने के लिए यहाँ लाइव चल नहीं रहा है। चलिए लाइए हम ही बता देते हैं। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया। ये इबादत खाना क्या था जी? तो इबादत खाना एक प्रार्थना भवन था। इसको आप पूजा कक्ष कह सकते हैं, इसको आप पूजा हाउस कह सकते हैं, पूजा घर कह सकते हैं, जहाँ सभी धर्मों के लोग आएंगे और उनके विचारों को मिलाने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, अपना पूजा पाठ करेंगे, जो भी हो। इबादत खाना यानी प्रार्थना ये घर है। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी जो है वो आपका, फतेहपुर सिकरी को राजधानी अकबर ने बनाया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध याद रखेंगे 1576 ईस्वी में, याद रखेंगे, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। इसी में लाइन आता है कि मेवाड़ के राजा, बाकी आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ना तो महाराणा प्रताप सिंह जो है हारे और ना तो अकबर जीता। ठीक है, चलिए मैच ड्रा, खैर हम ऐसे ही बोल रहे हैं। आगे याद रखेंगे, डेट याद रखना है आपको। ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। झरोखा दर्शन सबसे पहले किसने शुरू किया? तो ये अकबर ने। झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया? झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत किसने किया? अकबर ने। और याद रखेंगे औरंगजेब इसको बंद कर देता है। ये झरोखा दर्शन क्या होता है आपको बता दें कि सुल्तान जो होगा यानी बादशाह जो होंगे वो आगे घर के ऊपर के
बालकनी से अपना जो है दर्शन देंगे। उन तमाम बाहर आए हुए जितने भी एक समूह में लोग आए होंगे और उनको ये दर्शन देंगे बालकनी से, समझ रहे बात ना, सबको वहीं से संबोधित करेंगे। जैसे एक इमेज हमने यहाँ से लिए हैं कि देखिए, ये ध्यान से देखेंगे, ये बादशाह हैं जो एकदम यहाँ से दर्शन दे रहे हैं। ये लोग हैं जो बादशाह का दर्शन करने के लिए इकट्ठा हैं और बादशाह यहाँ से दर्शन दे रहे हैं। ये सब इतना झरोखा वाला प्रथा चला रहा है। स्थिति देखिए, बादशाह सामने नहीं आके मिल रहा है, झरोखा दर्शन दे रहा है। जबकि उस समय आईने अकबरी और तरह तरह के पुस्तकों से पता चलता है, चूंकि इन मुगल काल का इनकम का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है कृषि, और पता चले कि किसान की स्थिति ऐसी है कि एक जोड़ी बैल नहीं खरीदा पा रही है और ये लोग झरोखा दर्शन दे रहे हैं। खैर वो अलग बातें हैं, ध्यान सुनेंगे। आज भी स्थिति तो वही है ना कि जो सरकार हमारी होती है वो अपना करोड़ों के कोट पैंट पहन रहे हैं, अरबों से एकदम घूम रहे हैं, खर्च कर रहे हैं इधर उधर हैं। किसान लोग अभी भी उसके पास पावर टिलर नहीं है। अरे जमाना बदल गया तो हल थोड़ी ना चाहिए, बैल थोड़ी ना चाहिए, समझ रहे बात। पावर टिलर, ट्रैक्टर, आधुनिक औजार चाहिए। चलिए, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की? तो याद रखना है अकबर ने। बंद कौन कराया? जहांगीर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये भी एक प्रश्न था। यहाँ से भी लोग जो है कि दर्शन दे रहे हैं, नृत्य वगैरह हो रहा है और यहाँ से बादशाह जो है एकदम झरोखा पर बैठ कर करके आज सुट्टा मार रहे हैं। उन्हें एकदम एक बेनिया डोलावे उनावे वाला रहेगा, है ना, हवा पानी देते रहेगा, आप आराम से झरोखा दर्शन दीजिए। खैर, अकबर का संरक्षण कौन था? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, अब्दुल रहीम, मुनीम खां और फैजी। तो बैरम खां है, याद रखेंगे। अकबर का संरक्षण था कौन? तो बैरम खां, याद रखेंगे। 1556 से लेकर के और 1560 तक याद रखना है अकबर का इस संरक्षक था। फाइनली 60 के बाद जो है इसको मक्का जाने के लिए बोल देता है अकबर, और मक्का जाते रहता है। रास्ते में इसकी कत्ल की जाती है, इसका इंतकाल हो जाता है। और फाइनली आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बैरम खां की ही पत्नी रहती है, इसका नाम है सलीमा बेगम, और सलीमा बेगम बेचारी विधवा हो जाती है और इस विधवा महिला से अकबर निकाह कर लेता है। तो अकबर की पत्नी सलीमा भी है। ये सलीमा है कौन? तो ये सलीमा बैरम खां की पत्नी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी न किसी एंगल से बैरम खां जिस समय में लौंडा था उस समय में ये पूरा बाहुबली था। ये जब जवान होता है, समझो इसकी पत्नी बूढ़ी टाइप की हो जाएगी, यानी कहीं न कहीं अधिक उम्र के लड़की, यानी अपने चाचा यानी चाची के समान महिला से अकबर विवाह कर लिया। खैर अच्छी बात है ना। अब ऐसे आदमी आप समझ सकते हैं। और इसी का लड़का बैरम खां का जो पत्नी हुआ ना, तो उस आपका कौन? तो बैरम खां के पत्नी का नाम क्या है? सलीमा बेगम है। और सलीमा बेगम का एक पुत्र था, उसी का नाम था अब्दुल रहीम, और अब्दुल रहीम खाने खां, अब्दुल रहीम खाने खां। तो याद रखेंगे अब्दुल रहीम खाने खां किसका बेटा है? तो बैरम खां का। और जब सलीमा से विवाह किया अकबर, तो याद रखेंगे ये सौतेला पुत्र भी हो गया जी। ये याद रखेंगे अकबर का ये पुत्र भी कहलाएगा। ये लोचा है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो खैर बैरम खां, सॉरी, अब्दुल रहीम खाने खां के बारे में बात कर ले तो वो लोकप्रिय एकदम सूफी कवि हैं और अकबर के नवरत्न में से एक भी है। अकबर अपने नवरत्न में भी शामिल किया। अब जब समझ रहे हैं कि उनके संरक्षक बैरम खां के ही वो बेटा है, लेकिन उनकी जब माता से विवाह किया अकबर, तो एक तरह से देखे तो बैरम खां बेटा भी लग गया। खैर आगे गायक साहब आ गए। तानसेन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, झांसी, ग्वालियर। आपको बताना है, चूंकि तानसेन भी एक अकबर के नवरत्न में से एक है, ये भी उनके दरबार में नवरत्नों में शामिल थे और उस समय के ये एक लोकप्रिय गायक थे। बाकी आप लोग जाइएगा घूमने के लिए उत्तर भारत में, समझ रहे बात ना, मुगल दरबार, आगरा वगैरह सब घूमने या फतेहपुर सीकरी वगैरह, आपको पता चलेगा कि किस तरह से अकबर इनके गायकी को सुनने के लिए एकदम बीच में तालाब था और ध्वनि एक तरह से एकदम बैठे जोधाबाई के साथ में एकदम सुनाई देगा। खैर वो एक बात है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ था? सही ऑप्शन है ग्वालियर, याद रखेंगे। अच्छा ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ पड़ता है? ये याद रखेंगे एमपी में। ग्वालियर की जब बात आती है तो ये याद रखेंगे ग्वालियर ऐतिहासिक नगरों से जुड़ा हुआ है। जब आप झांसी रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़िएगा तब वहाँ झांसी की रानी जो है वो झांसी छोड़ के ग्वालियर चली जाती है, अंग्रेज का आक्रमण होता है तो वो ग्वालियर वगैरह में वहीं पे आते रहती है, तो मृत्यु, यानी कहने का मतलब ये ग्वालियर जो है वो एक ऐतिहासिक नगर से
जुड़ा हुआ है। ग्वालियर पड़ता है कहाँ? एमपी में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर एमपी में। याद रहेगा। चलिए 25 क्वेश्चन तक ले जाके आज बंद करेंगे और आगे 25 के बाद चूंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, ध्यान सुनेंगे। मुगल कालीन चित्रकाल का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके समय काल में था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो ये याद रखेंगे जहांगीर के शासन काल में। जहांगीर से पहले जो थे ना वो ये होता था कि पहले युद्ध के चित्र वगैरह बनाए जाते थे, साथ ही साथ राज दरबार का चित्र बनाए जाते थे, यही तमाम चीजों का चित्र बनाए जाते थे। लेकिन जहांगीर के शासन काल से व्यक्ति हो, मनुष्य हो, जानवर हो, सभी चीजों का चित्र बनाए गए और ये चित्र में बहुत माहिर आदमी था जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था और ये अकबर का बेटा है जी। तो ये याद रखेंगे जहांगीर के जो शासन काल टाइम पीरियड रहा है, इस शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तुजुके बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? अबुल फजल, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम, दौलत खां। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल रहीम। यही अब्दुल रहीम खाने खा है जो ये बैरम खां का बेटा है। इसकी माता सलीमा बेगम है। जब माता से अकबर विवाह कर लेता है तो ये इसका पुत्र भी कहलाया। यानी अकबर कौन लगा? अकबर बाबर का पोता लगा। अकबर बाबर का पोता लगा। अकबर बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, सॉरी बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। और अकबर का एक तरह से अब्दुल रहीम क्या लगा? बैरम खां की पत्नी से ब्याह किया तो बेटा ही लग गया। तो इसी के द्वारा जो है तुजुके बाबरी का याद रखेंगे ट्रांसलेट अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। तो अब सवाल आता है कि तुजुके बाबरी किस भाषा में था? तो तुर्की में था। पहले ये तुर्की में था, फारसी में अनुवाद कौन किया? अब्दुल रहीम खां ने कहा। तो आज तक सेशन यहीं तक ही लेते हैं। चूंकि यहाँ लाइव चैट नहीं हो पा रहा है इसीलिए बच्चे इतना ज्यादा देख नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सेशन यहीं तक, आगे हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे।